Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to our channel लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम आस्था गोस्वामी है, आप लोग जानते ही हैं। और हम लोग बॉटनी का मॉडल पेपर देख रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 देखा था और आज मॉडल पेपर 2 लेकर आई हूँ मैं। यहाँ पे 2 दिख नहीं रहा है, ठीक है, पीडीएफ में ये कट गया है। मॉडल पेपर 2 है जिसमें 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मॉडल पेपर 1 में मैंने 80 क्वेश्चन कराए थे और मॉडल पेपर 2 में 80 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट 1 लिखा हुआ है क्योंकि हम 2 पार्ट में एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है तो लोगों को देखने में थोड़ी बोरिंग फील होता है, इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं जिसमें 40 क्वेश्चन एक एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में रखे हैं ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, जैसे कोई बिहार पीजीटी दे रहा है, ठीक है, बीपीएससी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें बॉटनी पूछा जाता है, उन सभी लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है तो क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ये सारे एग्ज़ाम्स के, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और अगर आप लोग टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप कमेंट देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में भी पिन किया रहेगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल ए विथ ऑस्मोटिक प्रेशर 6 एंड wall pressure is 5 is surrounded by cell B with osmotic pressure 3 and turgor pressure 2. What will be the direction of water movement? इस क्वेश्चन में सेल A है, ठीक है, ये है सेल A एंड सेल B, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि सेल A जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 6 है एंड वॉल प्रेशर है 5 और ये सराउंडेड है सेल B से। मतलब ये कुछ इस तरीके का है कि ये है सेल ए, ठीक है, ये सेल ए है और ये सराउंडेड है किसके द्वारा, बाई सेल बी। मतलब इस तरीके से सेल ए को सेल बी ने ऐसे सराउंड करके रखा है, ठीक है, ये है सेल बी, ठीक। अब इन दोनों का कुछ डिटेल दिया हुआ है कि सेल ए जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 6 और वॉल प्रेशर है 5 और सेल बी की अगर हम बात करें तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 3 और टर्गर प्रेशर है 2, ठीक है। तो वॉल प्रेशर इक्वल होता है, वॉल प्रेशर इज़ इक्वल टू टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए टर्गर प्रेशर लिखा हुआ है और यहाँ पे वॉल प्रेशर लिखा हुआ है, तो आप जानिए कि ये दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है, चाहे वॉल प्रेशर बोले या टर्गर प्रेशर बोले। तो हमें बताना है कि जो वाटर मूवमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ऑप्शन है हमारा फ्रॉम ए टू बी, ऑप्शन बी है फ्रॉम बी टू ए, सी है नो मूवमेंट, डी है वाटर विल मूव अप, ठीक है, वाटर ऊपर मूव करेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, उसके बाद हम आएंगे ऑप्शन पे। हम जानते हैं कि जो डीपीडी होता है ना, डीपीडी का फुल फॉर्म है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। तो जिसका डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट जितना ज़्यादा होता है वाटर का मूवमेंट उधर उतना ज़्यादा होता है, और जिस सेल का डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट जितना कम होगा उधर उतना मूवमेंट कम होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस सेल का डीपीडी ज़्यादा होगा और जिस सेल का कम होगा तो कम डीपीडी वाले का वाटर जो है ज़्यादा डीपीडी वाले सेल में मूव करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है ना, इससे हम डीपीडी निकाल सकते हैं सेल का और बता सकते हैं कि वाटर का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो डीपीडी बराबर क्या होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर, ठीक है। डीपीटी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर। अब वॉल प्रेशर जो है ये इक्वल होता है टर्गर प्रेशर के, ठीक है। तो वॉल प्रेशर लिखा जाए या टर्गर प्रेशर, बात एक ही है। तो हम ये जो हमारा फॉर्मूला है डीपीडी का, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम ऑप्शन को पुट कर लेते हैं, जो भी हमारा दिया हुआ है वैल्यू उसको पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, हम सेल ए के लिए अगर देखें डीपीडी, तो सेल ए के लिए हम देख रहे हैं तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल ए का 6, ठीक है, हो जाएगा 6। उसके बाद माइनस वॉल प्रेशर या टर्गर प्रेशर है 5, तो 6 - 5 कितना हो जाएगा,
आ जाएगा हमारा 1, तो इसका सेल ए का डीपीडी हो जाएगा 1। और क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये जो 6 है ना, ये 6 नहीं -6 होगा, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, ठीक है, +1। तो सेल ए का डीपीडी हो गया हमारा 1। अब हम सेल बी के लिए देख लेते हैं। सेल बी के लिए क्या हो जाएगा, सेल बी का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 3, ठीक है, तो इसका डीपीडी हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर है 3 माइनस हो जाएगा टर्गर प्रेशर है 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 - 2 = 1। और क्योंकि ये भी निगेटिव में है तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी हमारी +1। तो सेल ए का भी डीपीडी जो है 1 है और सेल बी का भी डीपीडी 1 है। तो अब क्योंकि दोनों का डीपीडी इक्वल है तो इसकी वजह से कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। सेल बी का वाटर सेल बी में रहेगा और सेल ए का वाटर सेल ए में रहेगा, ठीक है। तो वाटर का डायरेक्शन क्या है, नो मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट आपको याद रखना है कि जिस सेल का डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा वाटर का मूवमेंट उसके अंदर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाई, लाइकेन एल्गे और फंजाई से बना होता है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, फंजाई केवल, मतलब फंजाई के द्वारा, दूसरा है ऑप्शन हमारा केवल एल्गी के द्वारा, थर्ड है हमारा एल्गी और फंजाई दोनों करते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो भले ही लाइकेन एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर के बना होता है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो केवल फंजाई करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा फंजाई के द्वारा। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइटा टर्म किसने यूज़ किया था। ऑप्शन है हमारा ए इकलर ने, बी ब्राउन ने, सी शिम्पर ने, डी चेस्टर ने, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइटा टर्म है ये ब्राउन ने यूज़ किया था, ठीक है। ब्रायोफाइटा टर्म ब्राउन ने दिया था, बी से ब्रायोफाइटा, बी से ब्राउन, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोडिफाइड प्रोटोस्टिल विथ सेंट्रल पिथ इज नोन एज, बोला जा रहा है कि एक प्रोटोस्टिल जो कि मॉडिफाई हो रहा है सेंट्रल पिथ से, मतलब अगर ये प्रोटोस्टिल है जिसमें जाइलम है सराउंडेड बाई फ्लोएम, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में पिथ आ गया, मतलब अब इस सेंटर में यहाँ पे पिथ है, उसके बाद जाइलम है एंड देन फ्लोएम है, ठीक है। तो इस तरीके का जो मॉडिफाइड प्रोटोस्टिल है उसको इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारा ए सिफोनोस्टिल, बी एक्टिनोस्टिल, सी प्लेक्टोस्टिल, या फिर नन ऑफ दिस। तो एक्टिनोस्टिल और प्लेक्टोस्टिल ये दोनों तो प्रोटोस्टिल के ही टाइप हैं, ये मॉडिफाइड प्रोटोस्टिल नहीं है, ठीक है। तो जो सिफोनोस्टिल है ना, इसी को कहते हैं मॉडिफाइड प्रोटोस्टिल, मतलब प्रोटोस्टिल में अगर सेंटर में पिथ भी प्रेजेंट हो तो उस स्टिल को कहते हैं सिफोनोस्टिल, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए सिफोनोस्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सबसे पहले किसने देखा था। ऑप्शन हमारा है ए एस.जी. नेवेस्टिन, बी है ई स्ट्रेसबर्गर, सी है जोसेफ कॉलराउटर और डी है जी.बी. एमएससी। तो डबल फर्टिलाइजेशन फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था एस.जी. नेवेस्टिन ने, ठीक है। राइट आंसर है ए। और अगर किस प्लांट में पूछा जाए कि किस प्लांट में देखा था, तो लीलियम में और फ्रिटिलेरिया में, ठीक है। लीलियम और फ्रिटिलेरिया प्लांट में इन्होंने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन देखा था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड, कौन सा टिश्यू है साइकस के ओव्यूल का जो कि हैप्लॉइड नेचर का है। ऑप्शन है हमारा ए इंटेग्यूमेंट, बी न्यूसेलस, सी एंडोस्पर्म, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो साइकस है ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। और साइकस के ओव्यूल में जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है वो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइकस का ओव्यूल जो है उसका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। साइकस ही नहीं, जितने भी जिम्नोस्पर्म है सभी के एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होते हैं। और अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म के केस में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब 3n की कंडीशन में होता है। अब ऐसा क्यों है कि जिम्नोस्पर्म का हैप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनते हैं वो बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाते हैं, इसलिए वो हैप्लॉइड होते हैं। और यही एंडोस्पर्म आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं एंडोस्पर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
जबकि एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एंडोस्पर्म डिप्लॉयड हो जाता है क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों में। ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों हैप्लॉयड है ये और एंजियोस्पर्म में क्यों ट्रिप्लॉयड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड। तो ऐसा कौन सा फॉसिल का टाइप यहाँ पे मेंशन है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही स्ट्रक्चर प्रिजर्व हो जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का। ऑप्शन है हमारा ए पेट्रिफिकेशन, बी स्यूडोफॉसिल, सी कंप्रेशन, डी इनक्रस्टेशन। तो पेट्रिफिकेशन जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रिफिकेशन ये फॉसिल का ऐसा टाइप है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलिप्ट्रा इन मार्केंशिया डेवलप्ड फ्रॉम। मार्केंशिया में जो कैलिप्ट्रा होता है वो किससे डेवलप होता है। ऑप्शन है हमारा ए बेस ऑफ आर्चिगोनियम से, बी है टिश्यू ऑफ आर्चिगोनियोफोर से, सी है एम्फीथीशियम से, डी है वॉल ऑफ द वेंटर। तो मार्केंशिया में जो कैलिप्ट्रा डेवलप होता है वो वेंटर की वॉल से डेवलप होता है। वेंटर क्या है, वेंटर जो है आर्चिगोनिया का ही पार्ट है। आर्चिगोनिया अगर हम देखें तो आर्चिगोनिया जो है इस तरीके से फ्लास्क शेप्ड होता है, ये इस तरीके से होता है जिसमें ये जो सर्कल शेप में फ्लास्क शेप्ड है इसी को वेंटर कहते हैं। ठीक है, ये वेंटर है और इस तरीके का जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है इसको हम नेक बोलते हैं। ठीक है, और इसी वेंटर के सेंटर में यहाँ पे बीच में जो है एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर है और इसी की जो वॉल होती है, ये जो वेंटर है इसकी जो वॉल होती है ना, यही वॉल डेवलप करके ये कैलिप्ट्रा बनाती है मार्केंशिया में। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये यंग स्पोरोफाइट को कैलिप्ट्रा प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इन इक्वेशिटम स्टेम द कैविटी फॉर्म्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ प्रोटोजाइलम इज नोन एज। मतलब इक्वेसिटम जो कि टेरिडोफाइट है उसके स्टेम में एक कैविटी बनती है। और कैसे बनती है ये, जब प्रोटोजाइलम डिज़ोल्व होता है तो उसके डिज़ोल्व होने से एक कैविटी बनती है। हमें बताना है कि वो जो कैविटी है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा ए वेलिकुलर कैनाल, बी कैरिनल कैनाल, सी वैस्कुलर कैनाल, डी रेजिन कैनाल। ठीक है, तो ये प्रोटोजाइलम के डिज़ोल्व होने से जो कैविटी बनती है इक्वेसिटम में उसको कहा जाता है कैरिनल कैनाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरिनल कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा ट्रेबिक्यूलेट और इसका मैच क्या है, स्टेम ऑफ सिलेजनेला। तो सिलेजनेला का जो स्टेम है ये ट्रेबिक्यूलेट होता है, ये बिल्कुल सही है। अगर आप सिलेजनेला का सेक्शन देखेंगे स्टेम का तो उसमें आपको दिखेगा कि जो उसका एंडोडर्मिस होता है, उसका जो एंडोडर्मिस होता है ना वो इस तरीके से अरेंज होता है कि एंडोडर्मल सेल्स होते हैं इस तरीके से और उसके बाद ढेर सारा इंटरसेलुलर ऐसे स्पेस होता है, उसके बाद फिर से एंडोडर्मल सेल्स होते हैं और फिर से ढेर सारा स्पेस होता है इंटरसेलुलर, उसके बाद फिर से एंडोडर्मल सेल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो इस तरीके का जो एंडोडर्मल अरेंजमेंट होता है एंडोडर्मल सेल्स का, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को ट्रेबिक्यूलेट कहते हैं। ठीक है, ट्रेबिक्यूलेटेड एंडोडर्मिस कहा जाता है जो कि सिलेजनेला के स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ए हमारा करेक्ट मैच है। बी देखते हैं, जेमिया पिग्मिया। मैच क्या है इसका, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। यस, ये भी करेक्ट है, जेमिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट है साइकस रिवोल्यूटा, जिसमें क्या पाया जा रहा है, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स। तो ये मैच गलत है क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है विंग्ड होते हैं केवल और केवल पाइनस में। ठीक है, केवल पाइनस ही ऐसा है जिम्नोस्पर्म जिसमें विंग्ड पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, साइकस रिवोल्यूटा में नहीं पाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये करेक्टली मैच नहीं है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम थोड़ा और डिस्कस करना चाहें कि ये जो विंग्ड पॉलन ग्रेन है ये कैसे बनी होती है, मतलब पॉलन ग्रेन विंग्ड कैसे हो जाता है, तो साइकस के केस में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, आप जानते हैं कि पॉलन ग्रेन में जनरली 2 लेयर होती है, एक आउटर और एक इनर। तो ये जो आउटर लेयर होती है इसको एक्साइन कहते हैं। ठीक है, एक्साइन। और इनर लेयर जो होती है इसको इंटाइन कहते हैं। ठीक है, इंटाइन। तो ये जो आउटर वाली है ना एक्साइन, यही और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है और विंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, ऐसे विंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है एक्साइन। ये भी पूछा जाता है कि पाइनस में पॉलन ग्रेन के जो विंग्स होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं।
ठीक है, तो एक्साइन जो है यही एक्सटेंड होता है और विंग बनाता है। ठीक, ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो राइट आंसर सी है। बाकी नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्शन, जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। डी है हमारा मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा और मैच है इसका सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म। बिल्कुल सही है, जो मोनोट्रोपा है ये सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक है, मोनोट्रोपा को कॉमनली और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि इंडियन पाइप या फिर घोस्ट पाइप के नाम से भी मोनोट्रोपा को जाना जाता है, और क्वेश्चन में इंडियन पाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर से कैरिनल कैनाल से ही क्वेश्चन आ गया। कैरिनल कैनाल आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम इन। अब कैरिनल कैनाल इक्विसिटम के स्टेम में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि कैरिनल कैनाल किससे बना होता है? प्रोटोजाइलम के डिसॉल्व होने से बना होता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम मतलब वैस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो जाइलम से बना है तो ऑब्वियसली वो वैस्कुलर बंडल में ही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वैस्कुलर बंडल। और अगर कैरिनल कैनाल के फंक्शन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो कैविटी, कैरिनल कैनाल की जो कैविटी होती है ये वाटर कंडक्ट करने का काम करती है। ये कैविटी एक वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाता है जिससे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, विच इज़ अ लाइकेन। यहाँ पे लाइकेन कौन सा है? ए है हमारा टर्फ मॉस, बी है बोग मॉस, सी है आइसलैंड मॉस, डी है पीट मॉस। तो टर्फ मॉस, बोग मॉस और पीट मॉस ये तीनों ही स्फैग्नम को कहा जाता है। ठीक है, स्फैग्नम एक ब्रायोफाइट है जो कि ट्रू मॉस है। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखिए, टर्फ मॉस, बोग मॉस, पीट मॉस, तीनों ही स्फैग्नम को कहा जाता है। जबकि ये जो सी वाला है ना, आइसलैंड मॉस, ये है हमारा लाइकेन। ये मॉस नहीं है बल्कि लाइकेन है। इसको मॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है ना वो मॉस के जैसा होता है, इसीलिए इसको मॉस कहते हैं, जबकि है ये लाइकेन। अब कौन सा लाइकेन है ये? तो ये है सिट्रेरिया आइसलैंडिका। ठीक है, सिट्रेरिया आइसलैंडिका। ठीक है, इसको कहा जाता है आइसलैंड मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइबेरिस अमारा, जिसको कॉमनली कैंडी टफ्ट के नाम से जाना जाता है। आइबेरिस अमारा प्लांट इज अ मेंबर ऑफ डाइकोटिलिडनस फैमिली। 4 फैमिली है, हमें बताना है कि आइबेरिस अमारा किस फैमिली का मेंबर है। ऑप्शन ए है मालवेसी, बी सोलनेसी, सी कंपोजिटी, डी क्रूसीफेरी। तो क्रूसीफेरी का नया नाम है ब्रेसिकेसी। ठीक है, और कंपोजिटी का नया नाम है एस्टरेसी। ठीक है, तो जो ये जो आइबेरिस अमारा है कैंडी टफ्ट प्लांट, ये इसी क्रूसीफेरी का मेंबर है। ठीक है, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी का मेंबर है। नेक्स्ट है, विच प्लांट शोज वेलामेन लेयर इन द रूट। कौन सा प्लांट है जिसके रूट में वेलामेन लेयर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है हमारा ए मेज में, बी फाइकस में, सी वेंडा में, डी सैकरम में। तो वेंडा जो है ये एक ऑर्किड है। ठीक है, वेंडा एक ऑर्किड है और हम जानते हैं कि ऑर्किड्स जो होते हैं वो जनरली एपिफिटिक होते हैं। ठीक है, और उनमें एरियल रूट पाई जाती है और उस एरियल रूट में ही ये वेलामेन लेयर देखने को मिलता है, जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और उसे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वेंडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑर्किड है। नेक्स्ट है, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन। सीड डिस्पर्सल सेंसर मैकेनिज्म से किस में होता है? ऑप्शन है हमारा ए पेपेवर में, बी सनफ्लावर में, सी कैंडी टफ्ट में, डी कॉटन में। तो सेंसर मैकेनिज्म हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वैसे तो ये मैकेनिज्म जो है ये पेपेवर में देखने को मिलता है, पेपेवरेसी फैमिली में जो पॉपी प्लांट्स होते हैं पेपेवर, उनमें सीड डिस्पर्सल इस मैकेनिज्म से होता है। अब अगर हम देख लें कि सेंसर मैकेनिज्म होता क्या है, तो जनरली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पोपी का ये फ्रूट है, इस तरीके से ये फ्रूट है। ठीक है, ये फ्रूट है। अगर ये फ्रूट है तो इस फ्रूट के अंदर ही सीड्स होंगे बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे सीड्स होंगे। तो जब हवा चलती है, ठीक है, तो ये इस तरफ इधर और इधर ऐसे मूव करता है। ठीक है, इस तरीके से मूव करता है हवा चलने से। और जब ये फ्रूट मूव कर रहा होता है हवा चलने से, तो इसके जो सीड्स होते हैं ना, यहाँ पे पोर होता है एक छोटा सा, इसी पोर से ये सारे सीड्स जो है बाहर निकल आते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हवा चलने से ये मूवमेंट होता है इस तरीके का और फिर सीड्स बाहर निकल आते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं, तो इसी मैकेनिज्म को कहा जाता है सेंसर मैकेनिज्म। ठीक है, जो कि पेपेवर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, सैप वुड इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन है हमारा सेकेंडरी जाइलम, बी ड्यूरामेन, सी एल्बर्नम या फिर डी फेलोडम। तो सैप वुड जो है ये
इसको एल्बर्नम भी कहा जाता है। ठीक है, हम अगर वुड की बात करें तो अगर ये वुड है इस तरीके से, तो इसमें जो सेंटर वाला रीजन होता है वो काफ़ी डार्क कलर का होता है, इसको कहा जाता है हर्टवुड। ठीक है, और ये जो किनारे वाला रीजन होता है ये लाइट कलर का होता है, इसको सैपवुड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सैपवुड है इसी को एल्बर्नम भी कहते हैं, और अगर हर्टवुड दिया होता है तो ये सेंटर में डार्क वाला हर्टवुड है, इसी को कहते हैं ड्यूरामेन। ठीक है, तो सैपवुड, एल्बर्नम और ड्यूरामेन किसको कहते हैं? हर्टवुड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से मैच दी फॉलोइंग है। दो लिस्ट है, लिस्ट 1 में हमारा मॉडिफिकेशन और लिस्ट 2 में है एग्जाम्पल। किस प्लांट में ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है? चलिए देखें एक एक करके। ऑप्शन ए है हमारा क्लेडोड, बी है फाइलोड, सी फाइलोक्लेड, डी न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लांट्स हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। क्लेडोड, क्लेडोड है, क्लेडोड जो होता है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है और ये देखने को मिलता है हमें रस्कस में, रस्कस और एस्परगस में क्लेडोड देखने को मिलता है जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और स्टेम मॉडिफाई किस में होता है? स्टेम जो है फ्लैटेंड हो जाता है और कुछ लीफ जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, और ग्रीन कलर का हो जाता है, क्लोरोफिल डेवलप हो जाते हैं, इसमें बन जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करने लगता है। ठीक है, और क्लेडोड देखने को मिलता है रस्कस और एस्परगस में। ठीक, तो ए का हो जाएगा हमारा 2, ए का 2, ऑप्शन ए में है ए का 2 और किसी में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा है हमारा फाइलोड। फाइलोड किसका मॉडिफिकेशन है? फाइलोड मॉडिफिकेशन है पेटियोल का। ठीक है, पेटियोल मॉडिफाई होता है, फ्लैटेंड हो जाता है और कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, पेटियोल, और उसके बाद उसमें लीव्स लगी होती हैं इस तरीके से। तो पेटियोल का मॉडिफिकेशन है फाइलोड, और ये किस में देखने को मिलता है? ये मिलता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का, तो बी का हो जाएगा 3 जो कि इसमें मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड किसका मॉडिफिकेशन है? ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो क्लेडोड और फाइलोक्लेड ये दोनों ही स्टेम के मॉडिफिकेशन है, और फाइलोड जो है ये पेटियोल का मॉडिफिकेशन है। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी स्टेम जो है फ्लैटेंड हो जाता है और लीफ जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, और ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। ठीक है, तो फाइलोक्लेड किसका एग्जाम्पल है? फाइलोक्लेड किस में देखने को मिलता है? ओपुंशिया में। ओपुंशिया में और यूफोर्बिया दोनों में ही देखने को मिलता है ये, और भी प्लांट्स में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ओपुंशिया है। ठीक है, तो हो जाएगा सी का हमारा 1। उसके बाद लास्ट है हमारा डी न्यूमेटोफोर्स। डी है न्यूमेटोफोर्स, ये किस में होता है? ये होता है राइजोफोरा में। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? ये एरियल रूट्स हैं। एरियल रूट्स मतलब कि ये रेस्पिरेटरी रूट्स भी इनको कहा जाता है, जो कि रेस्पिरेशन करते हैं। ये राइजोफोरा जो कि मैन ग्रूव प्लांट है इसमें देखने को मिलते हैं, और ये क्या है? निगेटिव जियोट्रॉफिक होते हैं। ये ऐसे रूट्स हैं जो कि निगेटिव जियोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये जो है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, ग्रेविटी सॉइल में नीचे की तरफ होती है, लेकिन ये रूट ऐसे हैं जो नीचे ग्रो ना करके ऊपर बाहर की तरफ ग्रो करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। ठीक, और ये राइजोफोरा और अदर मैनग्रूव प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, तो हो जाएगा हमारा डी का 4। तो इस तरीके से राइट आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इन नेरियम स्पीसीज इज। फाइलोटैक्सी क्या होती है? लीफ का जो अरेंजमेंट होता है स्टेम पर उसी को कहते हैं फाइलोटैक्सी। अब नेरियम स्पीसीज में फाइलोटैक्सी किस टाइप की होती है? ऑप्शन है हमारा ए डाइस्टाइकस, बी पेंटास्टाइकस, सी ऑक्टास्टाइकस, या फिर डी वॉल्ट। तो नेरियम अगर आपने प्लांट देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि ये अगर ये स्टेम है और यहाँ पे नोड है, तो नोड के चारों तरफ इस तरीके से लीफ लगी होती हैं। ठीक है, वोल्ड अरेंजमेंट होता है, मतलब ये नोड है, इसके चारों तरफ इस तरीके से लीव्स लगी होती हैं। तो इस तरीके की जो फाइलोटैक्सी होती है उसको वोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा वोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोफोर इज फाउंड इन। राइजोफोर किस स्पीसीज में या किस प्लांट में देखने को मिलता है? ऑप्शन है हमारा ए मार्शिलिया, बी इक्वेसिटम, सी लाइकोपोडियम, और डी है सिलेजनेला। तो राइजोफोर जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेजनेला का। ठीक है, सिलेजनेला का। राइजोफोर के बारे में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी है कि ये रूट है या शूट है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट पहले मानते थे कि ये रूट है। ठीक है, और कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे कि ये स्टेम है, लेकिन एक साइंटिस्ट आए जियो बेल, जिनका नाम था जियो बेल,
ठीक है। इन्होंने कहा कि ये राइजोफोर जो है ना तो ये रूट है और ना ही शूट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जियोबेल के अकॉर्डिंग सिलाजेनेला में जो राइजोफोर पाया जाता है ये क्या है। तो उन्होंने कहा था कि ये ना तो रूट है और ना ही शूट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा विंग्ड पॉलन ग्रेन्स, जो कि अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियसली। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स किस में देखने को मिलता है, तो राइट आंसर होगा हमारा पाइनस, ठीक है, पाइनस में। और मैंने बताया आपको कि ये विंग्ड पॉलन ग्रेन कैसे बने होते हैं, इसके पॉलन ग्रेन के एक्साइन से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्पोर मदर सेल एंड द इलेटर मदर सेल बिलोंग द सेम सेल जनरेशन। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल दोनों ही सेम सेल जनरेशन से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन है हमारा ए रिबोलिया, बी है मार्केंसिया, सी फ्रुलेनिया, डी है रिकार्डिया। तो मार्केंसिया ऐसा प्लांट है जहाँ पे स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल दोनों ही सेम सेल जनरेशन से बिलोंग करती हैं। अगर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम जानते हैं कि जो स्पोर मदर सेल है, ठीक है, स्पोर मदर सेल जब इसमें मेयोसिस होता है या फिर हम कहें रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन, तो क्या होता है कि स्पोर मदर सेल अभी डिप्लॉयड हैं, उनमें मेयोसिस होती है जिसकी वजह से वो हैप्लॉयड स्पोर्स में जो है डिवाइड हो जाते हैं। मतलब स्पोर मदर सेल में मेयोसिस हुई और उनसे बना स्पोर्स। लेकिन मार्केंसिया के केस में क्या होता है कि कुछ स्पोर मदर सेल जो होती हैं उनमें मेयोसिस नहीं होता और वो डिप्लॉयड ही रह जाती हैं, और फिर वो क्या करती हैं कि कुछ समय के बाद डिवाइड करके इलेटर्स बना लेती हैं, ठीक है। जो स्पोर मदर सेल है अगर उनमें मेयोसिस हुआ तो वो स्पोर बनाएंगी, बट अगर मेयोसिस नहीं होता है तो कुछ समय के बाद वो डेवलप होकर के इलेटर्स में चेंज हो जाती हैं, ठीक। तो इस तरीके से मार्केंसिया के केस में स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल दोनों ही सेम सेल जनरेशन से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा बी, मार्केंसिया। अगला क्वेश्चन इलेटर से ही है कि मार्केंसिया का जो इलेटर्स है वो हैं, ऑप्शन है हमारा ए हैप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक, बी डिप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक, सी हैप्लॉयड एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक, डी डिप्लॉयड एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेम सेल जनरेशन है और इलेटर्स कैसे बन रही हैं। स्पोर मदर सेल अगर मेयोसिस नहीं करता है वो डिप्लॉयड ही रहेगा तो वो इलेटर्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है हमारा डिप्लॉयड, ठीक है। इलेटर्स डिप्लॉयड होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि ये जो है इनके पास कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा बी, इलेटर्स मार्केंसिया के डिप्लॉयड होते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये, ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिपोर्टेड इन, ऑप्शन है हमारा लेमना विरिडिस, बी ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम, सी है हमारा एडियंटम कॉडेटम, डी है साइकस रिवोल्यूटा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है वो ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम प्लांट में देखने को मिलता है जो कि टेरिडोफाइट है, ठीक है। अगर हम बात कर ले कि अभी तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम था कि किस ऑर्गेनिज्म में रिपोर्ट किया गया है तो वो हो जाएगा ऑफियोग्लॉसम, लेकिन कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 1260, ठीक है। मैक्सिमम बुक्स में यही मेंशन क्या रहता है 1260 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है, ऑफियोग्लॉसम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन सा इक्वेशन है जो सेंट्रल डोगमा रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन है हमारा ए डीएनए, डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बनी प्रोटीन, फिर बी है हमारा आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन, फिर प्रोटीन से बनी एंजाइम, सी है प्रोटीन, प्रोटीन से बना आरएनए, फिर आरएनए से डीएनए, और डी है हमारा डीएनए से प्रोटीन देन आरएनए। तो हम जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए, एंड देन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए चेंज हो जाता है आरएनए में, और फिर अब जब ट्रांसलेशन होता है इस आरएनए का तब बनती है प्रोटीन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है कि डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बनी प्रोटीन, तो इस प्रोसेस को ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक टर्म दिया गया है जिसको कहते हैं सेंट्रल डोगमा, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि एक जैसी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब पास हो रही हैं तो ये जो डेफिनेशन है ये किसका डेफिनेशन है।
ऑप्शन है हमारा ए वेरिएशन, बी हेरिडिटरी, सी हेरिडिटी और डी है इनहेरिटेंस। तो सी जो है हेरिडिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो डेफिनेशन ऊपर दिया हुआ है वो हेरिडिटी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। राइट आंसर है हमारा सी, जिसमें हेरिडिटी में क्या होता है कि एक जैसी क्वालिटीज़ एक जनरेशन से अगले जनरेशन में पास होती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, द न्यू वैराइटीज़ ऑफ अ स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। एक स्पीसीज की न्यू वैराइटीज़ किसकी वजह से बनती हैं? ऑप्शन है हमारा ए माइक्रो इवोल्यूशन से, बी मैक्रो इवोल्यूशन से, सी मेगा इवोल्यूशन या फिर डी स्ट्रेट लाइन इवोल्यूशन। तो क्योंकि एक स्पीसीज़ की बात हो रही है, एक स्पीसीज़ की न्यू वैरायटी की बात हो रही है, मतलब एक ही स्पीसीज़ है उसकी वैरायटी बन रही है, इसका मतलब कुछ माइनर चेंजेस हुए होंगे जिससे कि वैरायटी बन रही है। अगर ज़्यादा चेंजेस होते तो एक नई स्पीसीज़ ही बन जाती, ठीक है, और ज़्यादा चेंज होते तो जीनस बन जाता। तो यहाँ पे एक नई वैरायटी बन रही है तो इवोल्यूशन कैसा होगा? माइक्रो, मतलब बहुत थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ और न्यू वैरायटी डेवलप हो गई। तो राइट आंसर होगा ए माइक्रो इवोल्यूशन। अगला है हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ ई न्यूक्लिएटेड सेल इन प्लांट्स इज। ई न्यूक्लिएटेड मतलब जिसमें ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया हो या फिर न्यूक्लियस एब्सेंट हो, उसको ई न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है हमारा ए पैरेन्काइमा सेल, बी मेरिस्टेमेटिक सेल, सी ट्रैकिड, डी अ मेच्योर सीव ट्यूब सेल ऑफ फ्लोएम। तो ये जो डी है मेच्योर सीव ट्यूब सेल ऑफ द फ्लोएम, ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ई न्यूक्लिएट हो जाता है। सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं जब वो मेच्योर होती हैं तो उनका न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है और वो ई न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं, ठीक है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल इज कॉल्ड। वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए साइटोप्लास्ट, बी टोनोप्लास्ट, सी एमाइलोप्लास्ट, डी एलायोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट जो है ये वैक्यूल का मेम्ब्रेन है, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन फिर से मैचिंग है। लिस्ट ए में दिया हुआ है, लिस्ट 1 में साइंटिस्ट का नाम और लिस्ट 2 है डिस्कवरी। तो देखते हैं वन बाय वन हम। ए है हमारा जेनसेन, फिर बी है हुक, सी ब्राउन, डी स्लीडन एंड स्वान। तो स्लीडन एंड स्वान आप जानते हैं इन्होंने सेल थियरी दी थी, ठीक है, सेल थियरी। तो ऑप्शन में डी का 1 कहाँ है? डी का 1 ये डी में है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा डी, डी का 1 हो गया। स्लीडन एंड स्वान ने सेल थियरी दी थी। बाकी देख लेते हैं, ये है ब्राउन, हुक, जेनसन। तो यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है, ये ब्राउन है रॉबर्ट ब्राउन और हुक है रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो सी का हो जाएगा 4, ठीक। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है, सेल डिस्कवर किया था। तो बी का हो गया 2। एंड देन जेनसन ने क्या किया था? जेनसन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो ए का हो गया हमारा सी। राइट आंसर है हमारा डी, ठीक है। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। जेनसन ने क्या किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। हुक ने किया था सेल की डिस्कवरी, एंड ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस की डिस्कवरी, एंड स्लीडन एंड स्वान ने किया था सेल थियरी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज लिंक्ड विथ। सेंट्रोमियर का मेन फंक्शन किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है ए सेल इनलार्जमेंट से, बी न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन से, सी स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन से या फिर डी साइटोकाइनेसिस से। तो सेंट्रोमियर जो होते हैं ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के सेंटर में होता है सेंट्रोमियर, ठीक है। ये क्रोमोजोम है और इसके सेंटर में है सेंट्रोमियर, ये हो गया सेंट्रोमियर। अब जब सेल डिवीज़न होता है तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये इसी से आके अटैच होते हैं इस तरीके से, ठीक है। सेंट्रोमियर के पास होता है काइनेटोकोर और इसी काइनेटोकोर से आकर के स्पिंडल्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर किससे लिंक्ड है? स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है सेंट्रोमियर का मेन फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, सीसम प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली। सीसम प्लांट डलबर्जिया सीसो को कॉमनली सीसम प्लांट कहते हैं और ये किस फैमिली का मेंबर है? फेबेसी फैमिली का, ठीक है, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी का। नेक्स्ट है, रेड स्नो इज कॉज्ड बाई। स्नो रेड कलर का हो जाता है, ये किसकी वजह से होता है? ऑप्शन देखिए, ए क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, बी है हिमैटोकोकस निवेलिस, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है हमारा नन ऑफ द एबव। तो रेड स्नो जो है ये 2 एल्गी हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
क्लेमाइडोमोनास निवेलिस और हिमेटोकोकस निवेलिस, ये दोनों ही रेड स्नो कॉज करती हैं। और ऐसा क्यों होता है कि इनकी वजह से स्नो रेड कलर का दिखाई देता है? क्योंकि ये दोनों ही एल्गेस जो है ना, इनके पास एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हिमेटोक्रोम कहते हैं। ठीक है, हिमेटोक्रोम नाम का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनको रेड कलर मिलता है। ठीक, तो स्नो पे ये ग्रो करती हैं जिसकी वजह से स्नो भी हमें रेड कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा आई स्पॉट इन क्लेमाइडोमोनास कंटेंट्स। क्लेमाइडोमोनास में जो आई स्पॉट होता है, आई स्पॉट का एक और नाम है, आई स्पॉट को क्लेमाइडोमोनास के केस में क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा या आई स्पॉट सेम है। इसमें क्या कंटेन होता है? ऑप्शन है हमारा ए कैरोटिनॉइड, बी क्लोरोफिल, सी हिमेटोक्रोम्स या फिर डी ज़ैंथोफिल। तो आई स्पॉट कंटेन करता है ढेर सारा कैरोटिनॉइड। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास के आई स्पॉट में कैरोटिनॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है, फिर से मैचिंग वाले क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में स्पाइसेस हैं और लिस्ट 2 में है फैमिली। तो देखते हैं स्पाइसेस। ए है हमारा कार्डेमोम और इसकी फैमिली क्या होगी? कार्डेमोम जो है ये जिंजिबरेसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, जिंजर फैमिली का मेंबर है कार्डेमोम। तो ए का हो गया हमारा 1। ऑप्शन देखते हैं, ए का 1 केवल पहले ही ऑप्शन में है तो मिल गया हमें राइट आंसर। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। पिपर जो है ये पिपरेसी फैमिली का मेंबर है और तेज पत्ता ये लॉरेसी का मेंबर है। ठीक है, और क्लोव जो है लौंग ये मार्टेसी का मेंबर है। ठीक है, तो हमारा 1 2 3 4 ठीक, राइट आंसर है ए। एक बार फिर से मैच कर देती हूँ, चीज़ों को आप थोड़ा और अच्छे से याद कर पाएंगे। एक बार फिर से बोल दूंगी तो शायद। तो कार्डेमोम जो है जिंजिबरेसी फैमिली का मेंबर है, पिपर पिपरेसी का मेंबर है, तेज पत्ता लॉरेसी का है और क्लोव जो है मार्टेसी का मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्न एडियंटम इज नोन एज, एडियंटम को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है हमारा ए क्विलवर्ट, बी एडस टोंग फर्न, सी हे सेंटेड फर्न, डी मेडन हेयर फर्न। तो एडियंटम जो है इसका कॉमन नेम है मेडन हेयर फर्न। ठीक है, एडियंटम को मेडन हेयर फर्न कहते हैं। और अगर मेडन हेयर ट्री लिखा होता तो क्या होता? मेडन हेयर ट्री कहते हैं जिंगो बाइलोबा को, जो कि जिम्नोस्पर्म है, और एडियंटम क्या है? फर्न है। ठीक, अगर हम बाकी ऑप्शन भी देखना चाहें तो क्विलवर्ट जो है आइसवायर्स का कॉमन नेम है, एडस टोंग फर्न कहते हैं ऑफियोग्लॉसम को, और हे सेंटेड फर्न कहते हैं ड्रायोप्टेरिस को। ठीक है, और ये सारे ही फर्न हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरिस्टिल्स आर फाउंड इन। मेरिस्टिल्स क्या होता है? मेरिस्टिल जो है ये भी वैस्कुलर सिलेंडर ही होते हैं, लेकिन अगर वैस्कुलर सिलेंडर जैसे कि ये जाइलम एंड फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। ठीक है, तो अभी तो ये पूरे ही एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है और अच्छे से प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, तो इनको कहेंगे वैस्कुलर सिलेंडर। लेकिन अगर ये वैस्कुलर सिलेंडर जो है टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स में इस तरीके से टूट जाते हैं, तब इन्हें कहते हैं हम मेरिस्टिल्स। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं या छोटे छोटे यूनिट्स हैं वैस्कुलर सिलेंडर के, इन्हीं को मेरिस्टिल कहा जाता है, जिसमें सेंटर में जाइलम और सराउंडेड बाई फ्लोएम। ठीक है, तो नॉर्मली मेरिस्टिल जो है ये प्रोटोस्टिल ही होते हैं। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि मेरिस्टिल किस में पाया जाता है? तो मेरिस्टिल जो है जनरली, ऑप्शन है हमारा ए लीफ फर्न में, फर्न के लीफ में, बी है फर्न के राइजोम में, सी है फर्न के रूट में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो मेरिस्टिल जो है ये फर्न के राइजोम में देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स आर। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स इनमें से कौन से हैं? ए है एल्गी, बी फंजाई, सी ब्रायोफाइट्स या फिर डी टेरिडोफाइट्स। तो वैस्कुलर मतलब यहाँ पे वैस्कुलर बंडल की बात की जा रही है, तो हम जानते हैं कि एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स, इन तीनों में ही वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कौन हो जाएगा? टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट के बाद जितने भी प्लांट्स आते हैं, जिम्नो, एंजियो, इन सब में वैस्कुलर सिस्टम होता है और शुरुआत होती है उसकी टेरिडोफाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम टेरिडोफाइट्स होंगे। अगला है हमारा मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टिल इज कॉल्ड। अब प्रोटोस्टिल अगर मेड्यूलेटेड हो गया, मेड्यूलेटेड मतलब मेड्यूला, मेड्यूलेटेड में मेडुला वर्ड है और मेडुला जो है पीथ को ही कहा जाता है। ठीक है, पीथ को ही मेडुला कहते हैं। तो मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टिल का मतलब मैंने बताया कि प्रोटोस्टिल में होता है जाइलम जो कि सराउंडेड होता है फ्लोएम से। ठीक है, लेकिन अगर इसके सेंटर में पिथ भी प्रेजेंट हो जाए तब इस प्रोटोस्टिल को हम कहेंगे मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टिल।
ठीक है। तो अब मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टिल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा ए सोलेनोस्टिल, बी सिफोनोस्टिल, डी एक्टिनोस्टिल, सी एक्टिनोस्टिल और डी प्लेक्टोस्टिल। तो एक्टिनोस्टिल और प्लेक्टोस्टिल जो है ये प्रोटोस्टिल ही हैं, ठीक है, लेकिन मेड्यूलेटेड कौन सा हो जाएगा? सिफोनोस्टिल, ठीक है, सिफोनोस्टिल जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है द कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट। जो कॉटन फाइबर हम यूज़ करते हैं वो कॉटन प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है? ऑप्शन है हमारा ए उसके बड से, बी उसके स्टेम से, सी सीड से, डी फ्लावर से। तो कॉटन फाइबर जो है ये सीड से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। कॉटन की जो सीड होती है उसका जो एपिडर्मिस होता है वो फाइबर्स में मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, वाइटिश फाइबर में मॉडिफाई हो जाता है जिसे यूज़ किया जाता है फाइबर के रूप में। राइट है हमारा आंसर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोर्स ऑफ एल्केलॉइड एर्गोटामाइन इज। एर्गोटामाइन एल्केलॉइड का सोर्स इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है हमारा ए टेफ्रोसिया परप्यूरिया, बी है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, सी है बोहीनिया परप्यूरिया, डी बोहीनिया मेलाबारिका। तो जो क्लेविसेप्स परप्यूरिया है, फंगस है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इसको कॉमनली कहा जाता है एर्गट फंजाई, ठीक है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया को कहते हैं एर्गट फंजाई, और क्लेविसेप्स परप्यूरिया क्या करता है? एर्गोटामाइन नाम का एल्केलॉइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा बी क्लेविसेप्स परप्यूरिया। तो ये थे 40 क्वेश्चन मॉडल पेपर 2 के। बाकी के 40 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।